आज से हम जो है बस्तर रियासत के इतिहास को पढ़ेंगे। हमने जो है पिछले कुछ रियासतों को कवर कर लिया है। लगभग हमने 12 रियासत को कवर कर लिया है। आज से हम बस्तर रियासत वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो जो बस्तर में काकती वंश रहा है, क्योंकि वही रियासत में राज किया है, तो हम पूरा काकती वंश भी इसी के साथ कंप्लीट करेंगे। तो और इसी के साथ जो है हम जितने भी आदिवासी आंदोलन जो हुए हैं बस्तर के आसपास के क्षेत्रों में, वो सब पार्ट हम इसी क्लास में कवर करने वाले हैं। तो अगर हम देखें तो बस्तर रियासत का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 13,002 वर्ग मील उसका क्षेत्रफल था। ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी जो बस्तर थी, ठीक है। और सबसे ज्यादा समय तक स्वतंत्र रहने वाली जो रियासत थी वो भी बस्तर ही थी। तो 13,002 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल था। कहीं कहीं पे 13,062 मिलता है, ये सब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ वंश कौन सा था? काकती वंश था, जो कि संबंधित था वारंगल के चालुक्य वंश से, ठीक है। तो वारंगल के चालुक्य वंश से जो है ये संबंधित है। तो आपसे अगर पूछा जाए बस्तर रियासत का कौन से वंश परंपरा के हैं, तो आपका आंसर चालुक्य वंश का होगा, ठीक है। वारंगल के चालुक्य से संबंधित थे। आगे हम देखेंगे कैसे उनका संबंधित था, लेकिन ये इनका नाम चालुक्य से काकती कैसे हो गया, इसके विषय में जानकारी इतिहासकारों के पास उपलब्ध अभी भी नहीं है, ठीक। इसके संस्थापक है बस्तर रियासत के अन्नम देव, ठीक है। लगभग 1324 ईस्वी के आसपास जो है अन्नम देव ने पूरे बस्तर के क्षेत्र में शासन किया था। अब थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, बस्तर का नाम पहले चक्रकोट था, चक्रकोट्टा बोलते थे, भ्रमरकूट बोलते थे, भ्रमरकोट बोलते थे, ठीक है। तो ये सब नाम कहां से पड़ा है वो हम देख लेते हैं। इसके अलावा बस्तर को कहीं कहीं दंडकारण्य भी कहा गया है। तो यहां पर अगर देखें तो बस्तर का नाम बस्तर कैसे पड़ा है, इसके विषय में बहुत सारी दंत कथाएं प्रचलित हैं। जिसमें से पहली दंत कथा जो है ये है कि जब रावण जो है सीता माता का हरण किए थे, तो सीता माता को यहां से जब ले जा रहे थे लंका की तरफ, तो सीता माता ने यहाँ पर अपने वस्त्र का एक टुकड़ा गिराया था, ताकि जो है राम जी को ये पता चल सके कि यहां से उनको ले जाया गया है। तो उसी वस्त्र के टुकड़े के कारण इस क्षेत्र का नाम बस्तर पड़ा, और बाद में ये जो हो गया ये बस्तर हो गया, ठीक है। ये एक पहली दंत कथा है। दूसरी दंत कथा यहाँ पर यह है कि जो काकती वंश के शासक थे अन्नम देव, उनकी इष्ट देवी थी यहाँ पर दंतेश्वरी देवी। तो दंतेश्वरी देवी से उन्होंने जब उनको बोला कि मेरे को इस क्षेत्र में जो है शासन करना है, तब दंतेश्वरी देवी ने अपने जो वस्त्र पहने थे उसको फैलाया था कि ये वस्त्र जो है जितना दूर तक फैलेगा उतना ही आपका साम्राज्य होगा। तो वो वस्त्र से नाम बस्तर हो गया। तीसरा ये बोला जाता है कि इस क्षेत्र में जो है बांस के पेड़ बहुत ज्यादा थे, ठीक है। और जब अन्नम देव जो है अपना चालुक्य वंश से जो है इस क्षेत्र में आए थे, वारंगल से बस्तर के आसपास के क्षेत्र में आए थे, तो यहाँ एक बांस के पेड़ के नीचे उन्होंने विश्राम किया था। तो बांस के पेड़ के नीचे जहां विश्राम किया था उस समय उसको बासंतरी बोला जाता था। वही बासंतरी जो है कालांतर में चलकर बस्तर हो गया। तो ये सब बहुत सारी दंत कथाएं प्रचलित है बस्तर के नाम के लिए लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअल में जो है बस्तर का जो इतिहास रहा है वो किस तरीके से रहा है। 1310 ईस्वी के आसपास जो है अलाउद्दीन खिलजी को, आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत अभियान करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान के सेनापति रहते हैं मलिक काफूर। तो मलिक काफूर जब जाते हैं वारंगल के चालुक्य वंश के शासकों के ऊपर आक्रमण करने। तो वारंगल के चालुक्य वंश के शासक उस समय रहते हैं प्रताप रुद्र। तो प्रताप रुद्र के ऊपर आक्रमण करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, जिनका नाम रहता है मलिक काफूर। तो मलिक काफूर जब आक्रमण करते हैं, प्रताप रुद्र जो है इतनी तो मजबूत स्थिति में रहते हैं कि वो उनसे हारते नहीं, लेकिन उनके साम्राज्य का नुकसान कुछ ना हो इसी के लिए वो क्या करते हैं, इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यानी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं प्रताप रुद्र, और ये बोलते हैं कि हम जो है आपको खिराज देंगे, यानी जो टैक्स या कर था खिराज वो देने का यहाँ पर वचन दे देते हैं प्रताप रुद्र। कहीं कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी को के जो मलिक काफूर यहाँ पर आए थे, तो प्रताप रुद्र ने क्या किया था, जो उनकी सोने की मूर्ति बनी थी वो इस समय उनको दे दिया था। कहीं लिखा रहता है कोहिनूर हीरा मलिक काफूर लेकर गया था, तो कहीं लिखा रहता है मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खां लेकर गया था। इसके विषय में भी इतिहासकारों के मध्य मतभेद है कि मलिक काफूर को सोने का जो कोहिनूर हीरा वो दिया गया था कि जूना खां को दिया गया था, ठीक है। दोनों ही अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है वो। अब यहाँ पर इसके बाद क्या होता है,
अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे प्रतापरुद्र खिराज देना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो है तो यहाँ पर खिराज देना शुरू में तो देते रहते लेकिन बाद में बंद कर देते हैं। अब गयासुद्दीन तुगलक का समय आता है, तो गयासुद्दीन तुगलक के समय क्या करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक अपने बेटे जूना खां को यहाँ का सेनापति बनाकर भेजते हैं वारंगल में कि आप जाओ और उस क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित कर लो। तब यहाँ पर प्रतापरुद्र देव जो रहते हैं, प्रतापरुद्र देव के पास यहाँ पर आते हैं जूना खां, और जूना खां और प्रतापरुद्र देव के मध्य जो है युद्ध होता है। लेकिन यहाँ पर जो है प्रतापरुद्र देव जो रहते हैं उनकी स्थिति कमजोर जरूर रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो गयासुद्दीन तुगलक के बेटे रहते हैं जूना खां, उनको उसके सैन्य शिविर में एक अफवाह फैल जाती है कि जो दिल्ली के सुल्तान है गयासुद्दीन तुगलक, उनकी मृत्यु हो गई है और वहां कोई अन्य सुल्तान जाकर बैठ गया है। तो जूना खां की जो नेतृत्व में सेना आई रहती है वो उनके मध्य, क्योंकि अब वो सुल्तान ही, उनके पिता सुल्तान नहीं रहे तो वो उनकी आज्ञा क्यों मानेंगे, तो आधे लोग वहां से वापस चले गए। ठीक है, तो आधे लोग जब वहां से वापस चले जाते हैं तो यहाँ पर जो है प्रतापरुद्र देव को जो जूना खां यहाँ पर कैद किए रहते हैं युद्ध में, क्योंकि इनकी स्थिति कमजोर हो जाती है और जूना खां के सैनिक जो है वापस चल जाते हैं, तो प्रतापरुद्र देव यहां से भागकर बाहर आ जाते हैं, यानी बच जाते हैं, और जूना खां को अपनी जान बचाकर वापस दिल्ली जाना पड़ता है। ठीक है, फिर दिल्ली जाते हैं और वहां पे 1324 में फिर से वहां से वापस आते हैं। जूना खां नेतृत्व में अपनी बड़ी सेना लेकर आते हैं। प्रतापरुद्र देव को यहाँ पर पता रहता है कि वो जो है इनकी सेना बहुत बड़ी है, वो यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे, तो वो अपने छोटे भाई अन्नम देव को बोलते हैं कि आप यहां से निकल जाओ करके, आप दूसरे क्षेत्र में चले जाओ, कहां पे बाल सूर्यगढ़ के आसपास जो है क्षेत्र में सेना लेकर थोड़ी सी चले जाओ और वहां जाकर हमारे वंश को आगे बढ़ाओ। अगर हम दोनों ही यहाँ पर खत्म हो गए तो हमारा वंश यहीं पर खत्म हो जाएगा, तो आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो अन्नमदेव मना करते हैं कि नहीं, वो नहीं जाएंगे, वो इनके साथ युद्ध करेंगे। लेकिन जो उनकी माता रहती है उनके कहने पर अन्नमदेव वहां से निकल जाते हैं, और यहाँ पर जो है जब आक्रमण होता है जूना खां का, तो इस आक्रमण में प्रतापरुद्र देव की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो प्रतापरुद्र देव की यहाँ पर हत्या हो जाती है क्योंकि अन्नमदेव जो है यहाँ से अपनी छोटी सी सेना लेकर निकल गए थे। वो मुख्य रूप से बाल सूर्यगढ़ से होते हुए जो है बारसूर के आसपास के क्षेत्र में पहुंचते हैं। तब यहाँ पर आते हैं अन्नमदेव, तो देखते हैं कि इस क्षेत्र में जो शासन कर रहे हैं वो छिंदक नागवंशी शासक जिनका नाम है हरिश्चंद्र देव। तो हरिश्चंद्र देव पर आक्रमण करते हैं अन्नमदेव, और हरिश्चंद्र देव को हराकर अन्नमदेव जो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र में अपनी रियासत का, या आप बोल लीजिए अपनी जमींदारी स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जमींदारी स्थापित कर लेते हैं अन्नमदेव। ठीक, तो अन्नमदेव जो है आप बोल सकते हैं यहीं से काकतीय वंश की नींव पड़ती है, और अन्नमदेव जो है पहले यहाँ पे शासक बनते हैं। इनके अन्नमदेव जैसे ही शासक बनते हैं वो अपनी राजधानी जो है मंदोता को बनाते हैं। कहीं कहीं पे जैसे लाला जगदलपुरी की बुक में स्पष्ट लिखा हुआ मिलता है कि मंदोता उनकी पहली राजधानी नहीं थी। अन्नमदेव की पहली राजधानी बारसूर थी। बारसूर के बाद उन्होंने दंतेवाड़ा को राजधानी बनाया, और दंतेवाड़ा के बाद उन्होंने मंदोता को राजधानी बनाया। तो ये लाला जगदलपुरी की बुक में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट, क्योंकि हम डायरेक्ट पढ़ते हैं मंदोता हमारी राजधानी है, मतलब काकतीय वंश की राजधानी है, तो आपको याद रखना है लाला जगदलपुरी की बुक में साफ साफ भाषा में लिखा है कि उन्होंने अपनी पहली राजधानी बारसूर बनाया था। बारसूर के बाद उन्होंने दंतेवाड़ा स्थानांतरित की, और दंतेवाड़ा के बाद उन्होंने मंदोता को राजधानी बनाया जो कि जगदलपुर के पश्चिम में स्थित था। ठीक है, तो इनकी राजधानी मंदोता जगदलपुर के पश्चिम में। अन्नमदेव की इष्ट देवी थी दंतेश्वरी देवी। ठीक है, तो अन्नमदेव क्या थे, दंतेश्वरी देवी को जो भी उनके मध्य मन की जो भावना रहती थी वो दंतेश्वरी देवी को लिखकर समर्पित करते थे उनकी मूर्ति में। ठीक है, तो एक दिन जब वो लिखकर समर्पित करते हैं तो ऐसी दंत कथा है कि दंतेश्वरी देवी जो है अचानक प्रकट होती है। जब वो प्रकट होती है तो वो पूछती है कि आपकी क्या मनोकामना है, आप मेरे को बताएं, मैं आपकी मनोकामना पूरी करूंगी। तो यहाँ पर अन्नमदेव बोलते हैं मेरे को राजा बनना है। तब दंतेश्वरी देवी बोलती है कि आप जो है मेरे पीछे पीछे चलिए, लेकिन आपको जो है मतलब आप मेरे आगे चलिए, और जहां जहां तक मैं चलते जाऊंगी वहां वहां तक आपका साम्राज्य स्थापित होगा और उस क्षेत्र के आप राजा बनेंगे। तब अन्नमदेव जो है वो मुख्य रूप से वो आगे आगे चलते रहते हैं, और दंतेश्वरी देवी उनके पीछे पीछे चलते रहती है, लेकिन उनको पहले ही बोले रहती है आप पीछे मुड़ के मत देखना, आप जहां पीछे मुड़कर देखेंगे मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगी और आपका जो है साम्राज्य वहीं तक रहेगा और खत्म हो जाएगा। ठीक, तब दंतेश्वरी देवी पीछे पीछे चलते हैं, अन्नमदेव आगे चलते हैं, लेकिन अचानक से कई बुक में आपने देखा होगा जो लिखा रहता है
डंकनी संखनी नदी, एक्चुअल में वो पैरी नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब अन्नमदेव जो है मुख्य रूप से पैरी नदी वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं, गरियाबंद के नीचे वाले क्षेत्र में, तब वहां पर जो है अचानक से जो है दंतेश्वरी, क्योंकि वो नदी में जो रहता है मिट्टी रहती है, तो उनके पायल की आवाज जो आनी जो रहती है, वो पायल पहने रहती है, उससे उनको पता चलता रहता है अन्नमदेव क्योंकि वो पीछे आ रही है। ठीक है, अचानक से पायल की आवाज आनी बंद हो जाती है, तो अन्न, क्योंकि नदी में मिट्टी रहती है तो उनका पैर धंसने लगता है, तो अन्नमदेव जो है वहीं पर पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वहीं पर दंतेश्वरी देवी जो है वो स्थिर होकर गायब हो जाती है, क्योंकि उनके पायल की आवाज वहां पर आना बंद हो गया था, इसलिए उस नदी का नाम पैरी रखा गया। पैरी नदी, पैरी का वास्तविक अर्थ पायल ही होता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि उस नदी का नाम पैरी नदी इसी के लिए रखा गया। ठीक है, तो कई बुक में डायरेक्ट मिलता, हमने भी पहले यही पढ़ाया था कि कई बुक में वही मिलता है, वही डंकनी संकनी नदी पर वो होता है, लेकिन एक्चुअल में पैरी नदी है। ये जो है बुक में राजीव रंजन प्रसाद की बुक है आमचो बस्तर, उसमें ये बताया गया, उनको बहुत सारे जो है इस बुक के लिए अवार्ड मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है हम उसमें आप ऑथेंटिक बुक है, जो है मुख्य रूप से दिल्ली से प्रकाशित होती है उनकी बुक, तो उसमें ये बताया गया है। ठीक है, तो जहां पे वो स्थिर होते हैं तो वही पैरी नदी वहीं पर है, और वही नदी जो है बस्तर रियासत और कांकेर रियासत के राज्य को अलग भी करती थी। ठीक है, उस समय जो बस्तर रियासत थी और कांकेर रियासत दोनों के मध्य जो मतलब सीमा रेखा तय करती थी वो पैरी नदी ही थी। ठीक है, तो ये है। इसके बाद जो है अन्नमदेव को हल्बी गोंडी जो गीत है उसमें चालकी वंश राजा बोला जाता है, यानी चालुक्य वंश के राजा, तो अन्नमदेव के लिए गीत भी प्रचलित है। और अन्नमदेव ने जो है डंकनी संखनी नदी के संगम में जो है दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण भी कराया दंतेवाड़ा में। ठीक है, तो दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने कराया? अन्नमदेव। तो अन्नमदेव का शासन यहाँ पर रहता है 1324 से 1369 ईस्वी तक, 1324 से 1369 तक। अगले राजा बनते हैं यहाँ पर अन्नमदेव के बाद हमीरदेव। हमीरदेव 1369 से 1410 ईस्वी तक शासक रहते हैं। हमीरदेव जो रहते हैं विजयनगर और बहमनी के आसपास के क्षेत्रों में आक्रमण करके उनके क्षेत्रों को कुछ हड़प भी लेते हैं। ठीक है, तो हमीरदेव जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों में आक्रमण करते हैं, उनको हड़प लेते हैं हमीरदेव 1369 से 1410 ईस्वी के आसपास। अगले शासक बनते हैं भैरवदेव। भैरवदेव जो शासक बनते हैं 1410 से 1468 ईस्वी तक रहते हैं। इनकी जो रहती है मुख्य रूप से दो रानी रहती है, एक रहती है मेघई अरिचकेलीन। ठीक है, नाम है मेघई अरिचकेलीन और दूसरा नाम है जानकी कुंवर। तो उनकी जो एक रानी है मेघई अरिचकेलीन, उनको शिकार का बहुत ज्यादा शौक रहता है, वो शिकार करने में फेमस रहती है। उनके पास एक बंदूक रहती है कालबान बंदूक। कालबान बंदूक जो है भैरवदेव की वाइफ मेघई अरिचकेलीन के पास रहती है। ऐसा माना जाता है कि वो बंदूक इतनी भारी थी कि उनको दो लोग भी मिलकर नहीं उठा पाते थे, लेकिन ये जब शिकार में जाती थी तो खुद उस बंदूक का प्रयोग करती थी। ठीक है, इन्हीं के नाम पर एक साड़ी बस्तर में फेमस है, मेघई साड़ी। ठीक है, मेघई साड़ी या मेघ साड़ी भी बोलते हैं उसको, तो ये साड़ी इनके नाम पर ही प्रचलित है, उन्हीं की स्मृति में। ठीक, भैरवदेव के बाद शासक बनते हैं पुरुषोत्तम देव, जो कि शासन करते हैं 1468 से 1534 ईस्वी तक। पुरुषोत्तम देव जो रहते हैं, जब ये शासक बनते हैं तो ये रायपुर के कलचुरियों पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, रायपुर के कलचुरियों पर आक्रमण करते हैं कौन? पुरुषोत्तम देव। और उस समय रायपुर के कलचुरी शासक रहते हैं ब्रह्मदेव। तो राय ब्रह्मदेव, जिनके नाम पर रायपुर शहर भी बसा हुआ है, तो ये ब्रह्मदेव जो है उन पर आक्रमण करते हैं। तो ब्रह्मदेव रतनपुर के कलचुरियों से मदद मांगते हैं। तो उस समय रतनपुर के कलचुरी शासक रहते हैं जगन्नाथ सिंह। ठीक है, जगन्नाथ सिंह। अब आपको यहाँ पर मैं बता दूं, क्योंकि ये समय जो चल रहा है ये कलचुरियों के अंधकार काल का समय है, यानी उस समय कौन राजा कब कितने वर्ष के लिए राजा बना, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। बाबू रेवाराम की बुक तारिके है वंशी में जो है कुछ जानकारी उपलब्ध है, लेकिन उनके सन को लेकर अभी तक हमारे बीच जो है मतैक्य है, मतैक्य की स्थिति में नहीं है, हम जो है उसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न है। तो इसी के लिए ये दोनों एक काल में थे, ऐसे हमको कई बुक में नहीं मिलता है। लेकिन जो मैं ये आपको बता रहा हूँ, राजीव रंजन प्रसाद की जो बुक है, जो कि कांकेर रियासत के उस समय जो दीवान रहे हैं, उन्होंने जो पत्र तैयार किया उसके आधार पर वो बुक बनी हुई है। तो उसमें यही बताया कि जो ब्रह्मदेव थे उन पर आक्रमण किया था और उस समय रतनपुर के कलचुरी शासक जगन्नाथ सिंह थे। ठीक है, तो कई बुक में ये इनके डेट के बीच में जो है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो इस बुक में बताया गया मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं।
ठीक है। तो इस समय रतनपुर के कलचुली शासक थे जगन्नाथ सिंह। ब्रह्मदेव ने जगन्नाथ सिंह से मदद मांगी। जगन्नाथ सिंह जो है यहाँ पर अपनी सेना भेजते हैं और ये दोनों की सेना जो है पुरुषोत्तम देव पर आक्रमण करती है। पुरुषोत्तम देव यहाँ पर इतना डर जाते हैं उनके ऊपर जब आक्रमण होता है, वो क्या करते हैं कि जो उनके सेनापति रहते हैं उनके कपड़े पहनकर घोड़े में बैठते हैं और उस क्षेत्र से भाग जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सेनापति के वस्त्र पहनकर घोड़े से भाग जाते हैं पुरुषोत्तम देव। ठीक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पुरुषोत्तम देव ने जो है जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा भी की थी। वो जमीन पर पेट के बल लेटते हुए जो है इस तीर्थ यात्रा में गए थे, जहां जाने के बाद जो है इन्होंने बहुत सारा सोना भी जगन्नाथपुरी के जो मंदिर है वहां पर समर्पित किया था। वहां के राजा ने इन्हें रथपति की उपाधि दी थी और एक रथ दिया था। उस रथ को लेकर जो है पुरुषोत्तम देव वापस आते हैं अपने क्षेत्र में, और उसी समय से उनके जो रथ लेकर वापसी आने के उपलक्ष्य में जो है प्रतिवर्ष जो है यहाँ पर गोंचा पर्व का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है। तो गोंचा पर्व संबंधित है पुरुषोत्तम देव जब रथ लेकर जगन्नाथपुरी से बस्तर आते हैं। ठीक है। तो गोंचा पर्व, अब गोंचा पर्व में एक उपकरण चलाया जाता है जिसका नाम है तुपकी। तो तुपकी जब जो कि बांस की लकड़ी की बनी हुई तुपकी रहती है, यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा बता दूं तो तुपकी में वो कौन सा फल रखकर, जैसे क्योंकि तुपकी एक प्रकार की बंदूक टाइप का काम करती है, उसको मुंह से फूंक कर चलाया जाता है। तो उसमें जो गोली का काम करता है वो क्या है, माल कांगनी का फल। माल कांगनी का फल को तुपकी के अंदर फंसाया जाता है और मुंह से उसको ऐसे फूंक कर जो है उसमें प्रेशर दिया जाता है और माल कांगनी का फल ही निकलकर बाहर आता है। ठीक है। तो आप याद रखना है माल कांगनी का फल और तुपकी। अब यहाँ पर जो है पुरुषोत्तम देव अपनी राजधानी को परिवर्तन करते हैं और मंदोता से बस्तर को राजधानी ट्रांसफर कर देते हैं। यानी पहले जो मंदोता राजधानी अन्नम देव के समय बनी थी, अब उसको ट्रांसफर कर रहे हैं पुरुषोत्तम देव बस्तर की ओर। अगले शासक रहते हैं जय सिंह देव 1534 से 1558। उसके बाद रहते हैं नरसिंह देव 1558 से 1602। ये दोनों का काल शांतिपूर्ण रहता है, कोई भी विशेष जानकारी इस काल के विषय में उपलब्ध नहीं हो पाती। उसके बाद शासक बनते हैं प्रताप राजदेव। प्रताप राजदेव 1602 से 1625 के आसपास शासक बनते हैं। इस समय क्या होता है, बहमनी साम्राज्य का विभाजन होता रहता है। ठीक है। बहमनी साम्राज्य में आपसी जो है 5 भागों में बंटने वाला विभाजन होता है। तो इसका फायदा उठाने के लिए प्रताप राजदेव क्या करते हैं, बहमनी साम्राज्य का विभाजन का फायदा उठाने के लिए गोलकुंडा पर आक्रमण करते हैं। उस समय गोलकुंडा के शासक रहते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है। जो कि गोलकुंडा के सुल्तान है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इन पर आक्रमण करते हैं प्रताप राजदेव। लेकिन जो है यहाँ पर जब ये आक्रमण करते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह के ऊपर, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह इनको खदेड़ देते हैं और ये यहाँ से वापस अपने क्षेत्र में आ जाते हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है इसे अपना अपमान समझते हैं कि वो हम पर आक्रमण करे, तो ये भी अपनी एक सेना तैयार करते हैं और वो बस्तर पर आक्रमण करने के लिए भेज देते हैं। तो जब ये बस्तर पर आक्रमण करने आते हैं, क्योंकि बस्तर का क्षेत्र भौतिक रूप से अगर आप देखें, भौगोलिक रूप से भी देखें तो वो काफी पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है। तो यहाँ पर बस्तर की सेना जो है वो गोलकुंडा के जो आक्रमण होता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह का, उनकी सेना को भी हरा देती है। तो बस्तर सेना गोलकुंडा की सेना को यहाँ पर हरा देती है। तो जब ये यहाँ पर प्रताप राजदेव आक्रमण करते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह पर, तो उनके कुछ क्षेत्रों को विजय भी प्राप्त करते हैं, उनके कुछ क्षेत्रों को जीतते भी हैं। वो क्षेत्र रहते हैं बड़े डोंगर, अंतागढ़, नारायणपुर, गढ़घनौरा और पोड़ागढ़। इन गढ़ों पर कब्जा करते हैं प्रताप राजदेव जब वो बहमनी साम्राज्य गोलकुंडा के आक्रमण करने के लिए जाते हैं। पहले ये क्षेत्र गोलकुंडा के अंतर्गत आता था। कौन कौन सा, बड़े डोंगर, अंतागढ़, नारायणपुर, गढ़घनौरा और पोड़ागढ़। इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते हैं प्रताप राजदेव। ठीक। नाग राजाओं को यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, हरिश्चंद्र देव जो थे अछिंदक नागवंशी शासक थे जिनको अन्नम देव ने हराया था। ठीक है। लेकिन हरिश्चंद्र देव के जो वंशज थे वो तो अभी भी जीवित थे, तो वो समय समय पर बस्तर पर आक्रमण करते रहते थे जीतने के लिए, और उनका सपोर्ट करते थे कांकेर रियासत के जो शासक थे। तो यहाँ पर जो है नाग राजाओं को जो अंतिम रूप से हराए थे उनका नाम था प्रताप राजदेव। यानी प्रताप राजदेव के समय ही नाग राजा अंतिम रूप से हारे थे। ठीक है। उनका वंश यहीं पर खत्म हो जाता है, जो प्रताप राजदेव यहाँ पर हराते हैं, क्योंकि इनको पहले कांकेर सपोर्ट कर रहा था और कांकेर के साथ मिलकर ये इन पर आक्रमण करते थे। तो यहाँ पर अंतिम रूप से नाग राजाओं को हराते प्रताप राजदेव। उसके बाद शासक बनते हैं जगदीश राजदेव 1625 से 39, वीर नारायण देव 1639 से 1654, वीर सिंह देव 1654 से 1680 और दिक्पाल देव 1680 से 1709। इनके काल में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है।
कभी क्रम से जमाने शासक का नाम आ जाए तो आपको काम आएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अगले शासक यहां पर बनते हैं राजपाल देव। राजपाल देव 1709 से 1727 में इनका शासन रहता है। जब राजपाल देव शासक बनते हैं तो गोलकुंडा के सुल्तान राजपाल देव पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, गोलकुंडा के सुल्तान राजपाल देव पर आक्रमण करते हैं। उस समय राजपाल देव अपनी राजधानी में नहीं रहते, बस्तर में नहीं रहते, वो कहीं गए रहते हैं। तो उनकी जो वाइफ रहती है रानी रुद्र कुंवर, वो जो है महल को छोड़कर भागती है और भागकर जो है एक ब्राह्मण के घर में शरण लेती, क्योंकि उस समय वो गर्भवती रहती है। तो वो इस ब्राह्मण के घर में ही दलपत देव को जन्म देती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है रानी रुद्र कुंवर ब्राह्मण के घर में शरण लेती है और उस ब्राह्मण के घर में ही दलपत देव का जन्म होता है, क्योंकि उस समय रानी गर्भवती रहती है। तब जब राजा अपनी राजधानी वापस लौटते हैं और उनको पता चलता है कि रानी और उनके जो बेटा हुआ है वो सकुशल है, तो वो खुश होकर जो है जो ये ब्राह्मण जिनको यहाँ पर शरण दिए थे, उस ब्राह्मण को जो है वो राजगुरु बना देते हैं। कौन? राजपाल देव। इसी समय जो है राजपाल देव के समय ही मराठा आक्रमण पहली बार हुआ था। कई बुक में हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं नीलू पंडित ने आक्रमण किया था, क्योंकि नीलू पंडित का जब आक्रमण था, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ में मराठा शासन था, इसी के लिए हम जो है मतलब छत्तीसगढ़ में मराठा शासन आ गया था, इसी के लिए हम डायरेक्ट क्या पढ़ लेते हैं? नीलू पंडित। लेकिन एक्चुअल में जब पहली बार मराठा आक्रमण बस्तर में हुआ था, वो हुआ था राजपाल देव के समय, जिसका नाम था कान्होजी भोसले। कान्होजी भोसले जो थे पहले मराठा सेनापति थे जिन्होंने आक्रमण किया था बस्तर में, और वो हार गए थे। क्लियर है? नीलू पंडित तब आक्रमण किए थे जब छत्तीसगढ़ में मराठा शासन आ चुका था। ठीक है, यानी नागपुर का आधिपत्य स्थापित हो चुका था छत्तीसगढ़ में, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। ठीक है, तब नीलू पंडित का आक्रमण हुआ था, और ये कान्होजी भोसले का आक्रमण तब हो रहा है जब नागपुर का आधिपत्य छत्तीसगढ़ में नहीं आया है। ठीक, इसके अलावा जो है राजपाल देव ने ओडिशा के पपलाहंडी के राजा को हराया था। राजपाल देव ने उड़ीसा के पपलाहंडी के राजा को हराया था, और इसको हराने के बाद जो पपलाहंडी के 300 ब्राह्मण परिवार को लेकर राजपाल देव जो है बस्तर लाए थे, और इनको जो है यहाँ पर मुख्य रूप से करेकोट नामक परगने में इन सभी ब्राह्मण परिवारों को ठहराए थे। अब ये ब्राह्मण परिवार जो है क्योंकि खेती करने का काम करते थे, तो यहाँ पर जो बस्तर के लोग हैं वो भी जो है इनसे खेती की जो नई तकनीक थी उससे खेती करने का सीखा था। यानी कृषि से संबंधित जो मुख्य रूप से नई तकनीक बस्तर में पहुंची थी और राजपाल देव के समय पहुंची थी, क्योंकि उन्होंने 300 ब्राह्मण परिवारों को यहाँ पर लाकर करेकोट परगने में बसाया था। अगला हम देखते हैं कि राजपाल देव की 2 पत्नियां रहती हैं, रुद्र कुंवर और राम कुंवर। रुद्र कुंवर जो रहती है वो बघेलीन रहती है, यानी बघेल वंश की, और राम कुंवर जो रहती है वो चंदेल वंश की रहती है। तो रुद्र कुंवर के 2 बेटे रहते हैं, एक का नाम रहता है दलपत देव और एक का नाम रहता है प्रताप सिंह। राम कुंवर के एक ही बेटा रहता है जिसका नाम रहता है दक्षिण सिंह। जो राजा की प्रिय रानी रहती है वो रहती है राम कुंवर। तो राजा को राम कुंवर बोलती है कि आप जो है, क्योंकि राम कुंवर अपने ही बेटे को जो है शासक बनाना चाहती थी इनके बाद, तो इसी के लिए वो क्या करती है कि जो रुद्र कुंवर के अंतर्गत जो 2 बेटे हैं दलपत देव और प्रताप सिंह, राजा को बोलती कि इनको ये क्षेत्र देकर वहां पर भेज दो। ठीक है, तो राजा इनकी बात पर आते हैं और दलपत देव को कोटपाड़ परगना दे देते हैं कि आप वहां जाकर उसका शासन संभालो, और प्रताप सिंह को अंतागढ़ के आसपास का क्षेत्र देते हैं कि आप वहां जाकर प्रशासन संभालो। ये दोनों, उनका कारण ये रहता है क्योंकि उस समय उनको पता रहता है राजपाल देव जो है काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, तो उनकी जब मृत्यु आसपास स्थिति में हो जाएगी तो ये दोनों बेटे राजधानी में नहीं रहने चाहिए, क्योंकि राजधानी में जो रहेगा वही शासन संभालेगा। ठीक, तो उनका यही प्रयास था कि इनको राजधानी से दूर कर दिया जाए। तो ये दूर हो जाते हैं राजधानी से, और उनका राम कुंवर का जो बेटा रहता है दक्षिण सिंह वो शासक बनेगा, ऐसा उनका प्लान रहता है। लेकिन अचानक से दक्षिण सिंह की तबियत खराब हो जाती है और उनकी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो भी मृत्यु कभी भी उनकी हो सकती है। तो उनको मृत्यु से बचाने के लिए क्या करते हैं कि दंतेश्वरी देवी की जो मूर्ति रहती है उनकी मूर्ति से बांधकर दक्षिण सिंह को बंद कर दिया जाता है कि दंतेश्वरी देवी का आशीर्वाद से वो बच जाएंगे, लेकिन दक्षिण सिंह की वहां पर मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? तो दंतेश्वरी देवी से बांधकर जो है मूर्ति से बांधकर दक्षिण सिंह को रखा जाता है, लेकिन दक्षिण सिंह की मृत्यु हो जाती है किसके पहले? राजपाल देव के पहले। तो राजपाल देव की जब मृत्यु होती है तो उस समय भी जो रहते हैं ये दोनों, क्योंकि इनको ये क्षेत्र मिला रहता है, ये दोनों राजधानी से बाहर रहते हैं। तो राजपाल देव की मृत्यु का फायदा उठाते हैं कौन?
जो कि राम कुंवर के चंदेल वंश की थी, उन्हीं के भाई जो रहते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं और राजपाल देव की मृत्यु के बाद इस शासन को हड़प लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है राजपाल देव की जो है एक उपाधि थी प्रण प्रताप चक्रवर्ती की। तो प्रण प्रताप चक्रवर्ती राजपाल देव की उपाधि थी। अब राजपाल देव की जैसे ही मृत्यु होती है 1721 में, इनका जो भाई रहता है राम कुंवर का चंदेली का भाई, तो वो सत्ता को स्थापित कर लेता है, क्योंकि जो बाकी बच्चे थे इनको मामा बोलते थे, इसी के लिए ये चंदेल वंश के थे, इसलिए इनका नाम चंदेल मामा मिलता है इतिहास में। ठीक है, तो चंदेल मामा का शासन रहा 1721 से 1731। तो चंदेल मामा जैसे ही शासक बनते, ये दोनों भाई को उनको पता था कि ये दोनों तो कभी भी हम पर आक्रमण करके सत्ता स्थापित करने की कोशिश करेंगे ही। इसी के लिए क्या करते हैं, जैसे ही ये शासक बनते ये इन दोनों को खदेड़ना चालू करते हैं, दलपत देव और प्रताप सिंह को। तो दलपत देव जो रहते हैं वो जयपुर के शासक के पास चले जाते हैं और प्रताप सिंह जो रहते हैं वो रीवा के शासक के पास चले जाते हैं। तब दलपत देव क्या करते हैं, जयपुर के शासक की मदद से कोटपाड़ क्षेत्र में अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जयपुर के शासक उनकी मदद करते हैं और कोटपाड़ क्षेत्र में अधिकार कर लेते हैं। कौन? ये दलपत देव। अब दलपत देव का यहाँ पर चाल चलते हैं, और यहाँ पे चाल चलते वो इस प्रकार के चाल चलते हैं कि वो एक संधि पत्र भेजते हैं, किसको? चंदेल मामा को, कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार कर रहा हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अब ये पत्र जैसे ही चंदेल मामा को मिलता है वो काफी खुश होते हैं कि वो एक छत्र राज करेंगे। तो राखी का दिन रहता है, राखी के दिन में आमंत्रण दिया जाता है किसको? दलपत देव को, कि आप आइए, हमारी अधीनता स्वीकार कर लिया और हमसे मिल लीजिए। तो यहाँ पर जो है चंदेल मामा बुलाते हैं राखी के अवसर पर किसको? दलपत देव को। तो दलपत देव राखी का नेंग लेकर जाते हैं और जैसे ही वहां पर दरबार में पहुंचते हैं, तुरंत अपनी, जैसे ही राजा उनके सामने आते चंदेल मामा, तुरंत दलपत देव अपनी तलवार निकालते हैं और चंदेल मामा को मार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चाल चलते हैं दलपत देव और चंदेल मामा की हत्या कर देते हैं और दलपत देव जो है 1731 में शासक बनते हैं। तो यहाँ तक का पार्ट हमने कवर कर लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे देखेंगे कैसे दलपत देव शासक बनते हैं, फिर दलपत देव के बेटे अन्नम देव, दरिया देव के मध्य क्या प्रॉब्लम होती है जिससे हलवा विद्रोह होता है, ये सब पार्ट अब हम कवर करेंगे। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बस्तर रियासत के काकती वंश के जो शासक रहे उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दलपत देव के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमारा पिछला जो हमने खत्म किया था, दलपत देव जैसे राजा बने थे चंदेल मामा की हत्या करके, वहीं खत्म किया था। तो दलपत देव 1731 से 1774 तक जो है बस्तर के प्रमुख शासक रहते हैं, आप बोल लीजिए काकती वंश के प्रमुख शासक रहते हैं। ठीक है, दलपत देव के समय क्या होता है, आप देखिए 1731 से 1774 का समय चल रहा है, यानी इस बीच जो है छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में मराठा का आधिपत्य आ चुका था। ठीक है, बिंबाजी भोसले का समय आसपास आ चुका था। ठीक है, जब 1755 में रघुजी भोसले की मृत्यु होती है तो उस समय बिंबाजी को छत्तीसगढ़ का क्षेत्र प्राप्त होता है, तो वो अपने दीवानों को यहाँ पर शासन करने के लिए भेजते हैं, किसी शासन को स्थापित करने के लिए भेजते हैं, सब हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, दलपत देव के समय नीलू पंडित या नीलकंठ जो रहते हैं, जिनका हमने पहले भी इनका नाम पढ़ा है, वो बस्तर पर आक्रमण करते हैं 1756 में। ठीक है, 1756 में नीलू पंडित या नीलकंठ बस्तर पर आक्रमण करते हैं। ये तब आक्रमण हो रहा है जब छत्तीसगढ़ में मराठों का आधिपत्य आ चुका है। ठीक है, तब ये पहला आक्रमण हो रहा है मराठा आधिपत्य आने के बाद। तब 1756 में नीलू पंडित आक्रमण करते हैं। तो यहाँ पर दलपत देव एक योजना बनाते हैं कि वो नीलू पंडित को पहले जो है अपना रास्ता दे देगा अंदर आने के लिए। जब नीलू पंडित अंदर आके मतलब पहले जो है अपना जो महल वहल है वो छोड़ देंगे, आसानी से हार मान लेंगे और हम जंगल की ओर भाग जाएंगे। ठीक है, ये उनकी योजना रहती है। दलपत देव भी, नीलू पंडित आता है, आक्रमण करता है, दलपत देव जो है पहले ही जो है महल को छोड़कर जंगल भाग जाते हैं। अब नीलू पंडित जो है महल में अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है और बहुत खुश होता है कि हमने जो है बिना किसी हताहत के, यानी बिना किसी नुकसान के इस क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन ये दलपत देव की योजना रहती है। अब दलपत देव जंगल की ओर पहले हट जाते हैं, उसके बाद जितने भी आदिवासी रहते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, अपनी सेना को इकट्ठा करते हैं
और एक नीलू पंडित पर आक्रमण कर देते हैं। नीलू पंडित इस आक्रमण के लिए तैयार नहीं रहता, वो सोचता है कि हम उस क्षेत्र को जीते हुए हैं, क्योंकि दलपत देव के समय जो है बस्तर में बंजारों का आगमन हो रहा था। बंजारे उनको बोला जाता था जो बस्तर के बाहर के क्षेत्र से नमक या गुड़ को लाकर जो है आदिवासियों को दिया करते थे, और इस क्षेत्र से मतलब आप बोल लीजिए व्यापार करने आ रहे थे। वो नमक और गुड़ लाते थे बाहर से और आदिवासियों से जो है जंगल से कुछ खनिज, कुछ वनोपज ये सब लेकर जाया करते थे। तो क्योंकि नीलू पंडित जो थे वो जैसे ही आक्रमण होता है दलपत देव का, नीलू पंडित काफी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए बंजारों के जो नमक की बोरी रहती है उसमें छुपकर वो भागते हैं। ठीक है, तो मराठा सेना को बाहर से मदद, और मुख्य रूप से दलपत देव एक चीज और करते हैं, नीलू पंडित में आक्रमण करने से पहले वो ऐसी योजना बना लेते हैं कि कोई भी बाहर से कोई मराठों को सपोर्ट ना करे, यानी अपनी रियासत के चारों ओर से घेराबंदी कर देते हैं कि कोई बाहर से उनको, नीलू पंडित को कोई सपोर्ट ना प्राप्त हो सकता है कि ये आक्रमण करे तो वो बाहर से मदद मांगे, बाहर से कोई आके सेना उनकी मदद करे, इसलिए पहले अपनी पूरी जमींदारी की घेराबंदी कर लेते हैं, तब नीलू पंडित पर आक्रमण करते हैं। नीलू पंडित जो है बंजारों के नमक के बोरे में छुपकर भाग जाता है, क्योंकि अब दलपत देव के ऊपर उनको भी शक रहता है कभी भी आक्रमण हो सकता है। इसी के लिए दलपत देव क्या करते हैं, बस्तर से अपनी राजधानी परिवर्तन कर देते हैं जगदलपुर में। तो 1770 में जो है बस्तर से राजधानी ट्रांसफर होती जगदलपुर में, और जगदलपुर में एक मिट्टी का और कुछ ईंटों को मिलाकर एक महल बनाया जाता है उस समय, तो वो होता है जगदलपुर में मिट्टी का महल का निर्माण। दलपत देव जो रहते हैं इस समय एक विशाल सरोवर का निर्माण करवाते हैं बस जगदलपुर में मुख्य रूप से, जिसके दलपत सागर के नाम से जाना जाता है। तो विशाल सरोवर का निर्माण भी कौन कराते हैं, दलपत देव, जिन्हें और उस सरोवर को आज दलपत सागर के नाम से जाना जाता है। यह राजधानी ट्रांसफर जो है मुख्य रूप से अपनी सुरक्षा के लिए किया गया था। एक विशाल सरोवर था जिसको पार करके इस ओर आक्रमण जगदलपुर में करना आसान नहीं था, दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्र था, तीसरी तरफ जंगली क्षेत्र था, तो इसलिए ये सुरक्षा की दृष्टि से जो है ये राजधानी परिवर्तन किया गया था। तो अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर में पेपर आया था कि दलपत सागर जो सरोवर है उसका निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था, तो काकतीय वंश के शासकों ने। ठीक है, इसी समय क्या होता है, दलपत देव जब शासक रहते हैं तभी मुगल आक्रमण भी बस्तर में होता है। मुगल सेना जो आती है और बस्तर जमींदारी को चारों ओर से घेर लेती है कि कभी भी मुगल सेना का आक्रमण जो है बस्तर जमींदारी पर हो सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मुगल सेना में एक अचानक से एक बीमारी फैल जाती है जिसके कारण मुगल सैनिक जो है प्रभावित होते हैं, कई मुगल सैनिकों की मृत्यु होने लगती है। तो इस अचानक जो बीमारी फैल जाने के कारण मुगल सेना जो है बस्तर में बिना आक्रमण किए अपने क्षेत्र में वापस लौट जाती है। तो मुगल सेना जो है राजधानी जगदलपुर को पूरी तरीके से घेर लेते हैं, लेकिन क्योंकि उस समय वहां पर बीमारी फैल जाने के कारण बिना आक्रमण के वापस लौट जाते हैं। ठीक है, और बाकी मैंने बंजारों का आगमन आपको बता दिया। दलपत देव के मुख्य रूप से टोटल 7 रानियां रहती है, उनके बहुत बेटे रहते हैं जिनमें से आगे चलकर किसी की आंख निकाल दी जाती है, किसी को मार दिया जाता है, लेकिन हम मुख्य रूप से 2 बेटों के बारे में पढ़ेंगे, अजमेर सिंह और दरिया देव। जैसे ही दलपत देव की मृत्यु होती है 1774 में, तो उनके बेटे अजमेर सिंह और दरिया देव के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध होता है, क्योंकि अजमेर सिंह को दलपत देव जब जीवित थे तो अजमेर सिंह को डोंगर के राजा बना के गए थे, यानी डोंगर का जो क्षेत्र था वो उसके प्रमुख जो थे अजमेर सिंह बने हुए थे, और दरिया देव जो थे वो राजधानी में रहते थे, यानी अपने पिता के साथ दलपत देव के साथ रहते थे। अब अजमेर सिंह आ गए थे डोंगर, क्योंकि उनको डोंगर का प्रमुख बना दिया गया था दलपत देव जब जीवित थे। अब क्या होता है, दलपत देव की जब मृत्यु होने वाली रहती है तो उस समय डोंगर के आसपास के क्षेत्रों में अकाल पड़ा रहता है, सूखा पड़ा रहता है। पिछले 10 वर्ष से उस क्षेत्र में कोई बारिश नहीं हुई रहती, जिसके कारण वो क्षेत्र पूरी तरीके से अकाल रहता है, वहां सूखा पड़ गया है, तो कोई अनाज का उत्पादन ही नहीं हो पा रहा है। और यहाँ जो मुख्य रूप से जो यहाँ पर अजमेर सिंह थे वो जनता की भलाई के लिए क्या कर रहे थे, अनाजों का शिविर लगाते थे। ठीक है, और लेकिन क्योंकि वहां क्षेत्र इतना खाने की कमी हो गई थी कि लोग जो शिविर में खाना लाया जाता था उसको लूट कर अपने अपने घर ले जाते थे और जमाखोरी करने लग गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अजमेर सिंह बहुत प्रयास करते हैं कि कोई भी मरे नहीं भूख से, इसलिए जगदलपुर के जो राजा रहते हैं उस समय दलपत देव, वो डोंगर के आसपास के क्षेत्रों में एक बैलगाड़ी में अनाज भरकर भेजा करते थे। ठीक है, अब अचानक से जब दलपत देव की मृत्यु होती है तो अजमेर सिंह के डोंगर क्षेत्र में अकाल पड़ा रहता है, तो अजमेर सिंह अपने मंत्री को भेजते हैं कि आप जगदलपुर जाइए और राजा से बात करके जो है एक अनाज की व्यवस्था वहां पर करवाइए।
तब जब वहां से मंत्री अचानक दौड़ते हुए आता है और यहाँ पर अजमेर सिंह को यह बताता है कि जो दलपत देव है उनकी मृत्यु हो गई है और शासन का कार्यभार दरियादेव संभालने वाले हैं और दरियादेव एक छत्र राज करने के लिए कभी भी डोंगर पर आक्रमण कर सकते हैं। तो ये सूचना जैसी अजमेर सिंह को मिलती है, तो क्योंकि अजमेर सिंह इस क्षेत्र में सूखा अकाल पड़े जाने के कारण जो हल्बा वहां पे मुख्य रूप से हल्बा जनजाति के लोग रहते हैं, हल्बा जनजाति के लोग भी देखते हैं कि अजमेर सिंह किस तरीके से हमारी मदद कर रहे थे। तो अजमेर सिंह के जितने भी हल्बा लोग जनजाति रहती है वो अजमेर सिंह का साथ देती है और अजमेर सिंह उन हल्बा जनजातियों के साथ मिलकर एक सेना तैयार कर लेते हैं। तो जैसे ही दरियादेव जो है अजमेर सिंह पर आक्रमण करने आते हैं, अजमेर सिंह जो रहते हैं दरियादेव पर आक्रमण कर देते हैं वहां पर और दरियादेव हार जाता है और दरियादेव जो है डोंगर क्षेत्र से भागकर जगदलपुर आ जाता है। क्योंकि अजमेर सिंह जो रहते हैं उस समय कांकेर एक जमींदारी रहती है, कांकेर जमींदारी के जो राजा रहते हैं उसी के भांजे रहते हैं अजमेर सिंह। तो यहाँ पर अजमेर सिंह कांकेर के जमींदार से मदद मांगते हैं और कांकेर के जमींदार और अजमेर सिंह मिलकर अब जगदलपुर में दरियादेव पर आक्रमण करते हैं और दरियादेव को सत्ता से हटा देते हैं। तो यह आक्रमण होता है 1774 में ही और अजमेर सिंह बन जाते हैं बस्तर के अगले राजा। तो बस्तर के अगले राजा अजमेर सिंह 1774 से 1777, क्योंकि कांकेर जमींदारी जो थी वो इस समय किसके अधीन थी? कांकेर जमींदारी मराठों के अधीन थी जो छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे। तो बिंबाजी भोसले जो है कांकेर जमींदारी के शासक को बुलाते हैं और उनको वहां पे बोलते हैं कि आपको यहाँ इस तरीके से फटकार लगाते हैं कि आपको उनको मदद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो कांकेर जमींदारी के शासक को बिंबाजी भोसले बुलाते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या होता है, दरियादेव तो भाग जाते हैं, दरियादेव भागकर जाते हैं जयपुर के शासक के पास। जयपुर उड़ीसा का एक क्षेत्र में एक जमींदारी थी, जयपुर के शासक रहते हैं विक्रमदेव। तो विक्रमदेव यहाँ पर बोलते हैं दरियादेव कि मेरे को बस्तर का राजा बनना है, आप हमारी मदद कीजिए। तो विक्रमदेव जो रहते हैं वो, क्योंकि विक्रमदेव के जो शासन था वो अंग्रेजों के अधीन था, तो विक्रमदेव बोलते हैं हमको अंग्रेजों से बात करनी पड़ेगी और अंग्रेज बोलते हैं कि वहां पर क्योंकि आसपास के क्षेत्र में मराठा शासन है तो मराठों से भी बात करनी पड़ेगी। तो इसी के लिए विक्रमदेव क्या करते हैं, अंग्रेजों, मराठों और दरियादेव की संयुक्त मीटिंग अपने जो टाउन हॉल रहता है जयपुर का वहां पर बुलाते हैं और उनकी मीटिंग होती है। तो वहां पर सब अपनी अपनी शर्त रखते हैं कि उनको क्या, क्योंकि अब आक्रमण करना है तो कोई फोकट में तो आक्रमण करने आएगा नहीं, फ्री में तो आक्रमण नहीं करेगा। तो पहली शर्त ये रहती है कि अगर हमारी सेना वहां पर आक्रमण करने जाती है, कहां पर? जगदलपुर में, तो इस अवसर पर जितने भी सैन्य खर्च होंगे वो सब बस्तर के राजा के द्वारा उठाया जाएगा। यानी दरियादेव ये पहली शर्त मानता है कि जो पूरा अभियान होगा, जो भी सैनिक खर्चा होगा वो पूरा दरियादेव राजा बनने के बाद इनको देगा। ये पहली शर्त होती है। दूसरी शर्त यहां पर रखते हैं, विक्रमदेव की मांग रहती है कि उनको जो है कोटपार, चुरचुड़ा, पोड़ागढ़, उमरकोट, रायगढ़ ये परगना जो है हमको देना पड़ेगा। यानी दरियादेव राजा बनने के बाद ये परगने कोटपार, चुरचुड़ा, पोड़ागढ़, उमरकोट, रायगढ़ ये परगने जो है वो दरियादेव किसको दे देगा? विक्रमदेव को दे देगा। दरियादेव इसमें भी सहमति दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर तय होता है कि इन परगनों के बदले आपको कुछ हमको आय भी यानी जो टैक्स है वो हमको देना पड़ेगा। ये भी वो विक्रमदेव और दरियादेव के मध्य समझौता होता है। अब यहाँ पर दूसरा मराठे ये बोलते हैं कि हमको जो है आप बस्तर जो है अभी तक स्वतंत्र एक जमींदारी है तो आपको जो है मराठों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दरियादेव स्वीकार कर लेते हैं कि वो जो है राजा बनने के बाद मराठों की अधीनता को स्वीकार करेंगे। तो जो बस्तर रियासत जिसको या बस्तर जमींदारी जिसको मुगल तक नहीं हिला पाए, यहाँ दरियादेव समझौता करते हैं बस्तर की जो स्वतंत्रता उसको बेचकर से समझौता कर लेते हैं मराठों से कि आप इस युद्ध में मेरे को राजा बनाइए, मैं आपको अपनी जमींदारी जो है आपके अधीन मान लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मराठों के अधीनता स्वीकार करेंगे और 59,000 रुपए टकौली भी राशि तय कर दी गई कि आप 59,000 रुपए टकौली की राशि भी हमको देंगे। ये दरियादेव स्वीकार करते हैं। तब यहाँ पर एक सेना तैयार होती है। मराठों के सेनापति रहते हैं त्रयंबक। तो मराठों के जो सेना रहती है उसका नेतृत्व करते हैं त्रयंबक और जयपुर के शासक की जो सेना रहती है उसका नेतृत्व वो स्वयं करते हैं। अब जयपुर के शासक, दरियादेव और त्रयंबक ये तीनों की सेना आती है और आक्रमण करती है
अजमेर सिंह के ऊपर। अजमेर सिंह जो रहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सेना थी उनकी, अजमेर सिंह जो रहते हैं यहाँ पर हार जाते हैं और वो भागकर चले जाते हैं डोंगर के क्षेत्र में। और जितने भी हल्बा जनजाति के लोग रहते हैं वो भी डोंगर आते हैं, और यहाँ पर जो है डोंगर में जैसे ही पहुंचते हैं तो दरियादेव यहाँ पर रुकते नहीं। दरियादेव जयपुर के शासकों की सेना को लेकर पहुंचते हैं डोंगर, और डोंगर में पहुंचकर अजमेर सिंह की हत्या कर देते हैं। अब अजमेर सिंह की जब हत्या होती है तो जो हल्बा विद्रोही रहते हैं वो छापेमार कार्यवाही करने लगते हैं, क्योंकि अजमेर सिंह उनके नेता रहते हैं, तो इसी के लिए वो छापेमार कार्रवाई करते हैं। और आगे चलकर जो है हल्बा विद्रोह चलता रहता है, और आगे चलकर 1779 के आसपास, 79 के आसपास बड़े डोंगर नामक क्षेत्र में मराठों, जो बड़े डोंगर नामक क्षेत्र में दरियादेव और हल्बा विद्रोहियों के मध्य समझौता होता है और उस विद्रोह को वहां पर खत्म किया जाता है। तो हल्बा विद्रोह जो है 1774 से आप बोल लीजिए 1777 जब तक अजमेर सिंह थे तब तक चला था, और उसके बाद 79 में जो है इसके बाद भी क्योंकि वो कंटिन्यू होता है, और 79 में जाकर हल्बा विद्रोह खत्म होता है जब बड़े डोंगर नामक क्षेत्र में समझौता होता है दरियादेव और हल्बा विद्रोहियों का। क्लियर है? तो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है हल्बा विद्रोहियों का छापेमार कार्रवाई। तो आपको याद रखना है कि हल्बा विद्रोह यही है जो अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वही हल्बा विद्रोह है। क्लियर है? तो बीच में क्योंकि डोंगर के क्षेत्र में अजमेर सिंह जब शासन कर रहे थे वो जनता के प्रति जो है काफी कर्तव्य पूर्ण अपनी जो भी उनके कर्तव्य तो पूरा कर रहे थे, उनको सूखा जब पड़ रहा था तो खाने की व्यवस्था करवा रहे थे, जिससे हल्बा जनजाति के लोग काफी ज्यादा प्रभावित और उन्होंने अजमेर सिंह का साथ दिया था। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखना है कि यहाँ पर जो है ये अन्नमदेव लिखा गया, ये अजमेर सिंह है। अजमेर सिंह की जो मृत्यु है वो कहां पे हो रही है? अजमेर सिंह की मृत्यु डोंगर में हो रही है। ठीक है, अजमेर सिंह की मृत्यु डोंगर में हो रही है, और अजमेर सिंह को क्रांति का मसीहा भी कहा जाता था। क्लियर है? तो ये पूरा क्षेत्र आपका क्या हो गया? अब आ गया दरियादेव के अधीन। अब यहाँ पर दरियादेव शासक बनते हैं 1777 से 1800 ईस्वी तक उनका शासन रहता है। इन्होंने मराठों की अधीनता स्वीकार की थी, और ये एक कोटपाड़ संधि होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर तो उन्होंने वर्बली बोल दिया हाँ हम ये सब देंगे, तो अब जो है मराठों को क्या है, बस्तर उसको अधीन लेना था। इसके लिए कोटपाड़ संधि होती है 6 अप्रैल 1778 को, क्योंकि ये सब चीजें क्या थी कि हम जब राजा बन जाएंगे तब हम ये सब चीज आपको देंगे। तो उसको पाने के लिए कोटपाड़ संधि होती है 6 अप्रैल 1778 को, जिसके तहत जो दरियादेव रहते हैं अपने परगने जो ये थे कोटपाड़, चुरचुड़ा, कोड़ागढ़, उमरकोट और रायगढ़, ये परगने दे देते हैं विक्रमदेव को, और इस संधि के तहत मराठे की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं दरियादेव। तो 6 अप्रैल 1788 को कोटपाड़ संधि के तहत बस्तर का क्षेत्र जो है वो मराठों के अधीन आ जाता है। क्लियर है? इनके काल में होता है भोपालपट्टनम का विद्रोह 1795। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, कैप्टन ब्लंट जो रहते हैं इस समय छत्तीसगढ़ की यात्रा में आए रहते हैं तो मार्च 1795 के आसपास। तो वो जो है मुख्य रूप से बस्तर से होते हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ये महाराष्ट्र से होते हुए ये पूरा रास्ते की जांच के लिए आते हैं कि उनको रास्ता खोजना रहता है, ताकि जो है उड़ीसा जाने के लिए, जो महाराष्ट्र से उड़ीसा जाने के लिए जो रास्ता है वो कम समय में उसकी दूरी तय की जा सके। तो इसके लिए कैप्टन ब्लंट आते हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो कैप्टन ब्लंट जब आते हैं तो उस समय उनकी मीटिंग होती है विट्ठल दिनकर से, जो कि अपने सूबेदार रहते हैं इस समय मराठा, जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र में मराठे रहते हैं, वेमकोजी भोसले का शासन रहता है, विट्ठल दिनकर जो है सूबेदार रहते हैं। तो उनकी मीटिंग होती है कैप्टन ब्लंट से, और वो कैप्टन ब्लंट को ये बोलते हैं विट्ठल दिनकर को कि उनको जो है इस समय जो मुख्य रूप से वो बस्तर के आसपास के क्षेत्रों में जाना है रास्ते की खोज के लिए। तब विट्ठल दिनकर यहाँ पर ये बोलते हैं कि उस क्षेत्र में जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, अगर आप उस क्षेत्र में जाएंगे तो ये नहीं पता कि आप जीवित बचेंगे कि भी नहीं। तो वो बोलते हैं कि भोपालपट्टनम के आसपास जो है गोंड जनजाति के लोग रहते हैं, हम उनसे जो है कुछ आप मेरे को ऐसा कुछ पास बना के दो कि वहां पर मैं जाकर ये पास दिखाऊं तो मेरे को अंदर जाने का रास्ता मिल जाए, ये बोलते हैं कैप्टन ब्लंट। तो यहाँ पर भोपालपट्टनम के क्षेत्र के लिए पास बनाकर देते हैं विट्ठल दिनकर इनको कैप्टन ब्लंट को, और कैप्टन ब्लंट को बोलते हैं कि और कैप्टन ब्लंट को वहां पे सुरक्षा के लिए 2-3 सैनिक भी प्रोवाइड करते हैं जो बंदूकें पकड़े रहते हैं। अब कैप्टन ब्लंट
ब्लंट जैसे ही मतलब उनकी ये रणनीति रहती है, क्योंकि इस क्षेत्र में बंजारों का आना जाना था, तो सबसे पहले वो बंजारों से बात करते हैं कि हमको जो है इस क्षेत्र के लिए अंदर जाना है, तो आप हमको किसी भी तरीके से अंदर ले चलो। तो बंजारे उनको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर गोंड जनजाति के उस समय लोग रहते हैं भोपालपट्टनम के आसपास, तो वो जो है निर्वस्त्र रहते हैं। अगर हम वस्त्र पहनकर अंदर जाएंगे तो तुरंत वो हम पर आक्रमण कर देंगे कि बाहरी लोग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वो बोलते हैं कैप्टन ब्लंट अपने सैनिकों कि आप निर्वस्त्र होइए और जाकर जो है जो भोपालपट्टनम के जमींदार है आप उनसे मिलिए और जाकर उनसे मतलब हमको इस क्षेत्र में प्रवेश करना उसकी अनुमति लेकर आओ। तो जैसे ही और पीछे पीछे अब वो निर्वस्त्र होकर सैनिक चलते रहते, बंजारे चलते रहते, लेकिन कैप्टन ब्लंट जो रहते हैं पूरे कपड़े में रहते हैं। जैसे ही वो भोपालपट्टनम के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो जंगल में जो है जो आदिवासी रहते हैं वो उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और फिर वहां से जो है कैप्टन ब्लंट भगते हुए वापस आते हैं और वह रात का इंतजार करते हैं कि रात होगी तब अंदर प्रवेश करेंगे। लेकिन रात को भी जंगल में आवाजाही होती है आदिवासियों की, तो उनको कैप्टन ब्लंट को लगता है कि उनके ऊपर कोई भी गोली वोली मतलब तीर मार सकता है और वो उनकी मृत्यु हो सकती है। तो अचानक से वहां पर ऐसे कुछ आवाजें आती हैं, तो कैप्टन ब्लंट सैनिकों को आदेश देते हैं कि आप गोली चालन करो। तो गोली चालन होता है तो उसमें कई आदिवासी जो रहते हैं वो मर जाते हैं। तो उनको लेकर आप ब्लंट देखते हैं कि वो गोंड आदिवासियों को लेकर उनके साथी जा रहे हैं, तो वो समझ जाते हैं सुबेरे ये पूरी योजना बनाकर हम पर आक्रमण करेंगे। तो कैप्टन ब्लंट जो है वो वहां से डर जाते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो कैप्टन ब्लंट जो है कांकेर तक पहुंचे रहते हैं, भोपालपट्टनम में प्रवेश करना रहता है। कई बुक में लिखा रहता है इंद्रावती नदी पार करके, कई बुक में लिखा रहता है गोदावरी नदी पार करके उनको मिलना रहता है किससे, भोपालपट्टनम के जमींदार से। लेकिन आदिवासी उनको अंदर जाने नहीं देते और यहीं से वो वापस लौट जाते हैं। तो यही था भोपालपट्टनम का विद्रोह 1795। ठीक है, इस समय सूबेदार थे विट्ठल दिनकर। अगला देखते हैं महिपाल देव। महिपाल देव जो है 1800 से 1842 तक इनका शासन रहता है। दरियादेव यहाँ पर जैसे तय करते हैं कि 59,000 रुपए टकौली देंगे, लेकिन दरियादेव कुछ समय के बाद टकौली देना बंद कर देते हैं। और जो ये परगने यहाँ पर बोले रहते हैं जयपुर के शासक कि हम आपको कुछ टैक्स देंगे, वो भी नहीं देते रहते। तो दरियादेव जीवित रहते कोटपाड़ और ये चुरचुड़ा वाले परगने को छोड़कर पोड़ागढ़, उमरकोट और रायगढ़ परगना जो रहते हैं वो हथिया लेते हैं। ठीक है, यानी ये परगनों को वापस अपने पास ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर वो हमने अगन्यू के काल में जो जो हुआ था वो सब पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है, महिपाल देव जब शासक बनते हैं तो वो मुख्य रूप से एक चिट्ठी लिखते हैं वेंकोजी भोसले को कि मैं आपको, मेरे पिताजी भी कोई टकौली नहीं दे रहे थे, मैं भी आपको कोई टकौली नहीं दूंगा और मैं अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर रहा हूं, मराठों के अधीन नहीं है। तो महिपाल देव ये चिट्ठी लिखते हैं वेंकोजी भोसले को और वेंकोजी भोसले के पास जब ये चिट्ठी पहुंचती है, वेंकोजी भोसले अपना अपमान समझते हैं इस चीज को कि वो टकौली नहीं देते। चलो वहां तक तो ठीक है, ये अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की बात कर रहे हैं। तो वहां पर एक सेनापति रहते हैं रामचंद्र बाग, वो यहाँ पे वेंकोजी भोसले को मुख्य रूप से निवेदन करते कि आप मेरे नेतृत्व में सेना भेजिए, मैं उनको हरा दूंगा। क्योंकि महिपाल देव अपने पिता दरियादेव जैसे जो थे, वो दरियादेव जितने बड़े मतलब उस समय उनका एक खौफ फैल गया था आसपास के क्षेत्र में कि दरियादेव किसी पर भी आक्रमण कर सकते। वैसे महिपाल देव के नाम से कोई भी ऐसा कोई नाम नहीं फैला हुआ था। तो रामचंद्र बाग के नेतृत्व में वेंकोजी भोसले यहाँ पर सेना भेजने के लिए तैयार होते हैं और वो सेना लेकर रामचंद्र बाग महिपाल देव के पास आता है और जैसे ही आक्रमण करने लगता है उसके ऊपर महिपाल देव की सेना आक्रमण कर देती है और यहाँ पर रामचंद्र बाग हार जाते हैं। ठीक है, तो रामचंद्र बाग जो आक्रमण करने आते हैं उससे वो हार जाती है और रामचंद्र बाग जब डर कर भागते रहते हैं तो देखते हैं कि पूरे पहाड़ में आदिवासियों की पूरी एक फौज खड़ी हुई है वो तीर कमान लेकर। तो इतना डर जाते हैं कि यहाँ से फिर वो वापस जाके बताते हैं कि वहां ऐसा ऐसा वो खतरे का क्षेत्र नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो उनका उत्साह था वो पूरी तरीके से चूर हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि महिपाल देव क्योंकि अब ये समझ जाते कि उनके ऊपर कभी भी आक्रमण हो सकता है, तो महिपाल देव अंत में मराठों से एक संधि कर लेते हैं कि मैं आपको टकौली दूंगा ताकि आगे से कोई उनका क्षेत्र में आक्रमण ना हो। तो ये संधि यहाँ पर हो जाती है और कुछ क्षेत्र जो रहते हैं यहाँ पर सिहावा के आसपास क्षेत्र, वो भी जो है क्योंकि उनके पिताजी की भी अभी तक टकौली वो नहीं पटी हुई थी, तो ये टकौली के तत्व ये तय होते हैं कि जो उनके पिताजी का भी क्षेत्र मतलब टकौली बचा हुआ है वो भी महिपाल देव ही पटाएंगे। तो महिपाल देव के पास राजकोष में उतना पैसा नहीं होता, तो जो सिहावा के आसपास का परगना था वो दे देता है मराठों को। क्लियर है, तो यहाँ पर जो है महिपाल देव से संधि होती है। अब क्या होता है
कि 1818 में आप जैसे आंग्ल मराठा शासन चालू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं वहां पर जब मृत्यु होती है, यहाँ पर हमने अप्पा साहब ये वाला कर लिए, पूरा पढ़ लिया है। अप्पा साहब की मृत्यु के बाद जो रघुजी तृतीय रहते हैं वो व्यस्क नहीं रहते, तो व्यस्क नहीं होने तक जो पूरा शासन नागपुर का रहता है वो अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। छत्तीसगढ़ में भी आंग्ल मराठा शासन चालू होता है, तो यहाँ पर आंग्ल मराठा शासन चालू हो जाता है, तो आंग्ल मराठा यानी अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एगन्यू जैसे ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अधीक्षक बनकर आते हैं, तो एगन्यू जो है एक अनुबंध तैयार करवाते हैं कि सभी जमींदार जितने भी छत्तीसगढ़ में है, सभी जमींदारों से एक अनुबंध पत्र में साइन कराते हैं कि आपको निश्चित रूप से इतनी इतनी टकौली देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो हम आपके क्षेत्र को हड़प लेंगे। तो महिपाल, और क्योंकि अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी रहती है, वो मसालों का तो व्यापार करने आए, तो पूरे भारत में उन्होंने पूरा अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया था, तो उनकी सेना काफी बड़ी रहती, तो महिपाल देव जो रहते हैं इस अनुबंध पत्र में साइन कर देते हैं, और जिसके बाद एक निश्चित राशि इनको मराठों और अंग्रेजों को देना पड़ता था। लेकिन क्योंकि महिपाल देव किसके अधीनता में आ गए, अंग्रेजों के अधीनता में, तो ये बात अच्छी नहीं लगती है गेंद सिंह को, क्योंकि गेंद सिंह इस समय जो रहते हैं परलकोट जमींदारी के प्रमुख रहते हैं, और अंग्रेज जो कि अंग्रेजों का भी हस्तक्षेप पड़ता है, और जो परलकोट क्षेत्र रहते हैं जो मुख्य रूप से अभी तक गेंद सिंह के अधीन था, उस क्षेत्र में अब अंग्रेज बोल देते हैं कि यहाँ से कोई भी किसी का भी शासन यहाँ पर नहीं रहेगा, अंग्रेजों के द्वारा वो शासन करेगा, और वो सीधा बस्तर के नियंत्रण में रहेगा, यानी बस्तर राजा वहां के प्रमुख रहेंगे, कोई अन्य परलकोट के आसपास के क्षेत्र में कोई जमींदार नहीं रहेगा। ये एक दंत कथा है, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि यहाँ क्या होता है कि महिपाल देव किसके अधीन आ जाते हैं, अंग्रेजों के अधीन आ जाते हैं, और अंग्रेज जो रहते हैं वो बाहरी व्यक्ति रहते हैं, हमारे देश के नहीं रहते, तो बाहरी व्यक्तियों का हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप ना हो, इसके लिए परलकोट का विद्रोह होता है 1824-25 में, जिसके नेता रहते हैं गेंद सिंह, जो कि अबूझ माड़िया जनजाति के रहते हैं। और यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो गेंद सिंह की उपाधि थी वो थी भूमिया राजा की, यानी परलकोट का भूमिया राजा कौन है, तो गेंद सिंह बोला जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर गेंद सिंह जो रहते हैं वो अपने राजा को अधिकार दिलाने के लिए, यानी महिपाल देव को अधिकार दिलाने के लिए और विदेशी सत्ता को यहाँ से बाहर फेंकने के लिए अबूझ माड़ियों को इकट्ठा करते हैं और परलकोट का विद्रोह करते हैं। तो यहाँ पर इनका संकेत के रूप में धावड़ा वृक्ष की टहनी का प्रयोग करते हैं। घोटुल में मीटिंग होती है सबकी, घोटुल में मीटिंग होने के बाद हर दिन का कार्यक्रम तय होता था, और धावड़ा वृक्ष की टहनी को एक संकेत के रूप में यूज किया जाता था कि इस टहनी को लेकर जो है आदिवासी एक गांव से दूसरे गांव जाएंगे, सूखने उस टहनी के पत्ते सूखने से पहले उनको गांव पहुंचना रहता था, और जिस गांव में वो टहनी लेकर पहुंचते थे वहां के भी आदिवासी उस सेना में शामिल हो जाते थे। तो इस तरीके से धावड़ा वृक्ष की टहनी का प्रयोग होता था। 10 जनवरी 1825 को परलकोट को जो है घेर लिया जाता है चारों तरफ से, जब ये सूचना मिलती, क्योंकि आदिवासी जो है मराठा सेना, ब्रिटिश सेना सबको नुकसान पहुंचाने लग गए थे, उनको जहां भी देखते थे मराठों को, बंजारों को, सबको मारने लग गए थे। तो यहाँ पर जो है क्योंकि इस समय हमारा एगन्यू का कार्यकाल चलता रहता है, तो एगन्यू जो रहता है क्योंकि इसके आसपास चांदा का क्षेत्र पड़ता था महाराष्ट्र में, वहां से कैप्टन पेव के नेतृत्व में एक सेना को बुलाता है, और वो सेना जाकर परलकोट को घेर लेती है 10 जनवरी 1825 को, ठीक है। अब ये सेना वहां पर पहुंचती है, तो अब जब ये सेना पहुंचती है तो उसके बाद देखते हैं कि गेंद सिंह जो रहता है अपने महल के ऊपर खड़े होकर जनता को संबोधित करते रहते हैं। तभी क्योंकि जो कैप्टन पेव के नेतृत्व में सेना आती है उसके पास तोप रहती है, वो तोप से उस महल में आक्रमण करता है, तो जो महल का एक हिस्सा टूट जाता है और गेंद सिंह वहां से गिर जाता है। उसके बाद जो है वहां पर आदिवासियों और अंग्रेजों के मध्य जो है युद्ध होता है। आदिवासियों के पास तीर कमान रहते हैं, उनके पास गोली रहती, तो सीधी सी बात है जीतेगा कौन, अंग्रेजी जीतेंगे। तो अंत में गेंद सिंह को जो है महल में अंदर घुसकर जो है पकड़ लिया जाता है, और गेंद सिंह को उनके महल के सामने 20 जनवरी 1825 को फांसी दे दी जाती है। तो 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को उनके महल के सामने फांसी की सजा दी जाती है, और यहाँ पर जो है गेंद सिंह को छत्तीसगढ़ का पहला शहीद भी माना जाता है, कई बुक में ऐसा लिखा मिलता है। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर महिपाल देव का शासन खत्म होता है और भूपाल देव का शासन चालू होता है 1842 में। तो 1842 से 53 तक भूपाल देव जो रहते हैं वो बस्तर के प्रमुख बनते हैं। अब भूपाल देव के समय एक विद्रोह होता है, वो होता है तारापुर का विद्रोह। जैसे कि जो भूपाल देव रहते हैं उन्हीं के सौतेले भाई रहते हैं लाल दलगंजन सिंह, यानी जो भूपाल देव के ही सौतेले भाई कौन है, लाल दलगंजन सिंह। तो यहाँ पर तारापुर एक बस्तर के अंतर्गत आने वाली एक छोटी सा क्षेत्र था, परगना था। तो वहां के जो प्रमुख थे उनका नाम था लाल दलगंजन सिंह, इनको दलगंजन सिंह बोलते हैं।
ठीक है। तो और इस समय बस्तर के दीवान थे जगबंधु। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मराठा जो रहते हैं नागपुर से बैठकर शासन करते रहते हैं। आंग्ल मराठा शासन जो रहता है 1830 में खत्म होता है, तो पुनः मराठों के अधिपत्य में, रघुजी तृतीय के अधिपत्य में ये पूरा शासन आ जाता है। तो यहाँ पर जो है मराठे जो है मुख्य रूप से यहाँ पर बोलते हैं कि आपको इस क्षेत्र का कर बढ़ाना है, यानी बस्तर राजा की जो टकौली रहती है वो बढ़ा दी जाती है, और उनको बोलता है कि जो बढ़ी हुई टकौली की राशि है वो आपको तारापुर के क्षेत्र से वसूल करनी है। तो यानी सीधी सी बात है, तारापुर क्षेत्र से जो कर लिया जा रहा है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ के प्रमुख रहते हैं दलगंजन सिंह, तो वो जो है इस कर की राशि को देने से जो बढ़ी हुई राशि उसको मना कर देते हैं। तो ये कर की राशि बढ़ गई है ये बताने के लिए दलगंजन सिंह जो है बस्तर के दीवान जगबंधु को भेजते हैं। भोपाल देव जो रहते हैं वो बस्तर के दीवान जगबंधु को भेजते हैं किसके पास, दलगंजन सिंह के पास, कि आप जाकर उनको बोलो कि आपको ये बढ़ी हुई राशि पटाना है। तब जगबंधु जो रहते हैं वो लाल दलगंजन सिंह के पास आता है बताने के लिए कि ये राशि आपको पटाना है। तो दलगंजन सिंह जो रहता है वो जगबंधु को मना करते हैं कि हम जो है राशि नहीं पटाएंगे, वो सीधे राशि, क्योंकि 8 गुना और उससे ज्यादा हो गया है, तो हमारे जो यहाँ पे मुड़िया जनजाति के लोग हैं वो उनके तो खेती से उतना उपज नहीं हो रहा है, तो इतना कर कैसे पटाएंगे। लाल दलगंजन सिंह जगबंधु को समझाते हैं, लेकिन जगबंधु बोलते हैं नहीं आपको पटाना पड़ेगा। तब जगबंधु जो रहते हैं वो वापस जाने लगते हैं। तब लाल दलगंजन सिंह क्या करते हैं, और मुख्य रूप से आदिवासी क्या करते हैं, मुड़िया आदिवासी की हमारे जो प्रमुख है दलगंजन सिंह उनका अपमान कर रहे हैं करके जगबंधु को कैद कर लेते हैं। ठीक है, जगबंधु को कैद कर लेते हैं। ये जितने भी आदिवासी रहते हैं मुख्य रूप से लाल दलगंजन सिंह जो रहते हैं वो जगबंधु को कैद करके रख लेते हैं। अब भोपाल देव जो रहते हैं वो अपनी एक व्यक्ति जिसका नाम रहता है जगन्नाथ बहिदार को भेजते हैं किसके पास, दलगंजन सिंह के पास, और दलगंजन सिंह को बोलते हैं कि आप इस दीवान को छोड़ दो, और दीवान को इस शर्त पर छोड़ा जाता है कि वो नागपुर जाएगा और नागपुर के शासकों के पास बोलेगा कि जो बढ़ाई हुई आपकी राशि उसको वापस ले ले। तो इस शर्त के साथ यहाँ पर दलगंजन सिंह जो रहते हैं जगबंधु को छोड़ देते हैं। अब जगबंधु पहुंचता है नागपुर में उस समय रहते हैं रघुजी तृतीय, और वहां पर अन्य जो अंग्रेजों का हस्तक्षेप तो चालू ही हो गया था, सहायक संधि तो हुई थी। तो वहां पे अंग्रेज अधिकारी रहते हैं जिनका नाम रहता है मेजर विलियमसन, वो मराठा मंत्री रहते हैं जिनका नाम रहता है दिवाकर। उनको बोलते हैं कि आप जो है यहाँ पर एक धर्म वर्म का मुद्दा कुछ उठाओ और वहां पर जो है दंगे करवाना चालू कर दो, क्योंकि जितने भी आदिवासी हैं उनको नियंत्रित करने के लिए जो आपस में संगठित करने की एक ही शक्ति है वो है दंतेश्वरी देवी। तो आप जो है कुछ ऐसा मुद्दा उठाओ कि दंतेश्वरी देवी में जो है मतलब वहां पर कुछ ऐसा मुद्दा उठाओ कि उनके आपस में मतभेद की स्थिति हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बोलते हैं कि हमने तो पहले ही नरबली वाला मुद्दा उठाया हुआ है, लेकिन राजा का जो आदेश मतलब हमको लेटर प्राप्त होता है उसमें वो कुछ ऐसे नरबली वाला मुद्दा तो कुछ वो प्रमाण देते हैं कि वहां पे कोई नरबली नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर विलियमसन ये बोलते हैं कि आप जो है अपनी एक सेना जो है वो जगदलपुर भेजो और मुख्य रूप से जो है तारापुर क्षेत्र में भेजो। वो क्या करेंगे, दलगंजन सिंह को गिरफ्तार करके नागपुर लाएंगे, और जब वो दलगंजन सिंह को गिरफ्तार करके नागपुर लाएंगे तो आप क्या करो, क्योंकि दलगंजन सिंह किसका सौतेला भाई है, भोपाल देव का सौतेला भाई है, तो आप क्या करो उसको नागपुर बुलाओ, उसको कुछ महीने की सजा देते हैं और उसके बाद उसी को बस्तर का दीवान बनाकर जो है भेज देते हैं, ताकि वो दोनों भाई की आपस में पटती नहीं है, वो दोनों भाई आपस में लड़ते रहेंगे और बस्तर में हमारा पूरा अधिकार नियंत्रित, बस्तर में पूरा नियंत्रण हमारा स्थापित हो जाएगा। और वैसे ही एक सेना आती है वहां से नागपुर से, वो दलगंजन सिंह को गिरफ्तार करती है और नागपुर ले जाती है और 6 महीने की सजा होती है दलगंजन सिंह को। तो वहां पर जो है मेजर विलियमसन जो रहते हैं वो बात करते हैं दलगंजन सिंह से और उनको बोलते हैं कि दलगंजन सिंह मुख्य रूप से विलियमसन को बोलते हैं कि जो दीवान वहां पर काम कर रहा है वो अच्छा नहीं है, आपको दीवान हटा देना चाहिए। जगबंधु वही जो है इस बस्तर के क्षेत्र में दंगे फैलवा रहा है, ऐसा दलगंजन सिंह बोलते हैं। तो वो विलियमसन दलगंजन सिंह से ही पूछते हैं कि आप ही कोई नाम सुझा दो, तो वो कोई नाम बोलते हैं कि मैं कोई नाम नहीं सुझाऊंगा, आपको जिसको बनाना है आप उसको बना के भेजो, लेकिन ये जगबंधु को वहां से हटा दो और जो बढ़ी हुई टकौली की राशि उसको घटवाने का भी निर्देश जारी करो। तो यहाँ पर वो सब चीज बातचीत होती है। तुरंत वहां पे जो दिवाकर रहते हैं वो अंदर प्रवेश करते हैं और दलगंजन सिंह को बताते हैं कि
कि हमने आपको जो है वहां का दीवान बना दिया है, आप वहां पर जाइए और जो है दीवान बनकर वहां पर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि राजा और दीवान अगर एक ही फैमिली के होंगे तो अच्छे से काम करेंगे, लेकिन उनका मेन उद्देश्य यही रहता है फूट डालो और शासन करो, क्योंकि वो दोनों सौतेले भाई थे तो आपस में लड़ेंगे ही। तो यहाँ पर इस तरीके से तारापुर का विद्रोह शांत हो जाता है 1854 के आसपास, और मुख्य रूप से दलगंजन सिंह को यहाँ पर दीवान बना के तुरंत ही भेज दिया जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी समय जो है बस्तर के आसपास मेरिया विद्रोह चालू हो जाता है, वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो मुख्य रूप से तारापुर विद्रोह क्या था? कर की राशि बढ़ाने के विरुद्ध में जगबंधु को कैद करना। तो मैंने आपको स्टोरी बताई है, यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, हलवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अजमेर सिंह, जो 1774 से 1779 तक हुआ था, लेकिन 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु हो गई थी। सेकंड, परलकोट का विद्रोह कब हुआ था? 1824-25 में, लेकिन उसका नेतृत्व किसने किया था? परलकोट के विद्रोह का गेंद सिंह ने। भोपालपट्टनम का विद्रोह कब हुआ था? 1795 में, और भोपालपट्टनम का विद्रोह मुख्य रूप से कुछ नहीं था, कैप्टन ब्लंट से संबंधित है। और यहाँ पर आया तारापुर का विद्रोह, जिसका नेतृत्व किया था दलगंजन सिंह ने बढ़ी हुई कर की राशि के विरोध में, और ये कब हुआ था? 1842 से 54। तो अब हम जब अगली क्लास में मिलेंगे तो हम इसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और मेरिया विद्रोह देखते हुए अंत तक हम पूरा भूमकाल के विद्रोह तक का पार्ट को कवर करेंगे, और हमारा बस्तर रियासत, आदिवासी आंदोलन और हमारा काकती वंश से पूरा एक साथ कंप्लीट होगा। फिर हम कांकेर वाला देखेंगे और उसी दिन हम रियासतों का विलीनीकरण वाले पार्ट को कवर कर लेंगे, तो हमारा पूरा ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं हम अगली क्लास में।